जय हिंद बच्चों। मैं लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से डॉक्टर वंदना शर्मा जीव विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, हम सब जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका जीवन की इकाई है, मौलिक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि अमीबा। ऐसे जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे अमीबा में भोजन को ग्रहण करना, गमन करना, उत्सर्जन, गैसों का आदान प्रदान सब एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। लेकिन जिन जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, उन जीवों में ऐसे जैविक कार्य या मौलिक सभी कार्य कोशिकाओं के विशेष समूह द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है और विशेष कार्य को करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है जो विशेष स्थान पर होता है। जैसे अगर मनुष्य में या जंतुओं में हम बात करते हैं तो विशेष पेशी ऊतक, जिनकी कोशिकाओं में सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है, वो विशेष प्रकार की होती हैं और जीवों में गति प्रदान करती हैं। इसी तरीके से अनेक अन्य ऊतक भी भिन्न भिन्न कार्यों को करते हैं और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो अलग कार्य करने के लिए, विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न समूहों में एक निश्चित स्थान पर पाई जाती हैं, ऐसी ही कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। बच्चों, जी हाँ, आज हम ऊतक के विषय में जानेंगे। प्रारंभ करते हैं विज्ञान विषय में कक्षा 9 का अध्याय 6 ऊतक। ऊतक को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो बहुत सरल शब्दों में हम कह सकते हैं उत्पत्ति, कार्य अथवा रचना में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना कि बहुकोशिकीय जीवों में एक ही कार्य को संपन्न करने के लिए कोशिकाएं विशिष्ट स्थान पर समूह में पाई जाती हैं और ऐसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अच्छा, क्या पौधों और जंतुओं में एक ही प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? नहीं, पौधों और जंतुओं की कार्यशैली में बहुत अंतर होता है, उनमें भिन्नता पाई जाती है और इसलिए उनमें अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पौधे प्राय एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, उनमें गमन नहीं होता है और इसलिए पौधों में ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जो उन्हें दृढ़ता से एक स्थान पर खड़े रहने में सहायता करते हैं। परंतु जंतु अपने भोजन और आश्रय आदि विभिन्न क्रियाओं के लिए गमन करते हैं, विचरण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इसलिए उनमें कुछ विशेष ऊतक, जैसे कि पेशी ऊतक हम कहते हैं, जिनकी कोशिकाओं में सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है और ये पौधों को गमन करने में सहायता करते हैं। इसी तरह जंतुओं में विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए रुधिर होता है और तंत्रिका आवेगों या संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए तंत्रिका ऊतक होते हैं। इस अध्याय में हम पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले दोनों ही प्रकार के अलग अलग ऊतकों का अध्ययन करेंगे। पौधों में जो ऊतक पाए जाते हैं उन्हें पादप ऊतक कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। इसी तरह जंतुओं में पाए जाने वाले भी विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतक का अध्ययन करेंगे, परंतु इस वीडियो में हम केवल पादप ऊतक के विषय में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम पादप ऊतक का वर्गीकरण देखते हैं। रचना, उनके पादप ऊतक जो हैं वो अपने विभाजन की क्षमता के आधार पर दो मुख्य भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला जो उनका प्रकार है उसे हम वृद्धि ऊतक अथवा विभजोतक कहते हैं। दूसरे प्रकार का पौधों में पाए जाने वाला ऊतक स्थायी ऊतक है। वृद्धि ऊतक से ही या विभजोतक से ही स्थायी ऊतक का
बाद में निर्माण होता है। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं वृद्धि ऊतक या विभजोतक के विषय में। वृद्धि ऊतक नाम से जैसे पता चल रहा है कि ये वृद्धि में सहायता करने वाले ऊतक हैं। पौधों में इन्हीं ऊतकों की सहायता से वृद्धि होती है और इसको हम विभजोतक भी कहते हैं। ये अर्थात इस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। ये लगातार विभाजित होती हैं, संख्या में वृद्धि करती हैं। परिणाम स्वरूप जिस स्थान पर ये कोशिकाएं होती हैं उस स्थान में वृद्धि होती है। स्थिति के आधार पर वृद्धि ऊतक प्राय 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम शीर्षस्थ विभजोतक, दूसरे नंबर पर पार्श्वीय विभजोतक और फिर अंतर्विष्ट विभजोतक। जैसा शीर्षस्थ विभजोतक नाम से पता चलता है, ये पौधे में जड़ और तने के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाले ऊतक हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं जो कि तने के भाग को प्रदर्शित करता है और तने का ये हरे भाग से प्रदर्शित हरे भाग से इंगित जो क्षेत्र है, यहाँ पर शीर्षस्थ विभजोतक है। ये तने का शीर्ष भाग है और इस पर उपस्थित ऊतक शीर्षस्थ विभजोतक कहलाता है। शीर्ष पर जड़ या तने के शीर्ष पर उपस्थित यह विभजोतक लगातार इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करती हैं। पार्श्वीय विभजोतक तने के और जड़ के परिधि में पाए जाने वाला ऊतक है और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं में अरीय दिशा में विभाजन होता है और परिणाम स्वरूप जड़ और तना मोटाई में वृद्धि करता है। इसी प्रकार अंतर्विष्ट विभजोतक तने के जो पर्व संधियां होती हैं उनके नीचे या शाखा के आधार पर, पत्तियों के आधार पर पाया जाता है। इस प्रकार का इस स्थान पर पाए जाने वाला ऊतक भी तने की लंबाई में वृद्धि करता है। विभजोतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या ऐसी विशेषता होती है जो ये इस प्रकार का कार्य करने में सक्षम होती हैं, आइए इस विषय में हम जानते हैं। विभजोतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। जैसा कि हमने जाना कि इनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन की क्षमता होती है और विभाजन के लिए इनका क्रियाशील होना अति आवश्यक है। इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में होता है और कोशिका द्रव्य की ये अधिक मात्रा ही इनको क्रियाशील बनाती है। इसी के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होकर विभाजित होती रहती हैं। इनकी कोशिकाएं बहुभुजाकार, गोलाकार, अंडाकार प्रकार की हो सकती हैं और इनकी कोशिका भित्ति, इन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। इनमें स्पष्ट केंद्रक होता है और साथ ही इनमें रसधानी प्राय बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है। रसधानी अनुपस्थित होने के कारण ही इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की अधिक मात्रा होती है और परिणाम स्वरूप ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ये एक विशेषता ही इनको क्रियाशील बनाती है। विभजोतक के पश्चात हम आइए दूसरे प्रकार का ऊतक का अध्ययन करते हैं जिसे स्थायी ऊतक कहते हैं। विभजोतक की जो कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं वो ही स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। विभजोतक की कोशिकाओं में, उन कोशिकाओं में जिनमें कुछ समय के लिए या स्थायी रूप से विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। विभजोतक की इन कोशिकाओं के द्वारा स्थायी ऊतक का निर्माण विभेदीकरण के द्वारा होता है। अब ये विभेदीकरण क्या है? विभजोतक की कोशिकाएं जब अपनी विभाजन की क्षमता को खो देती हैं तो उस स्थान की ये कोशिकाएं विशिष्ट कार्य को करने के लिए, अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए अलग अलग आकार में, अलग अलग रूप में परिवर्तित हो जाती हैं।
विभज्योतक की इन कोशिकाओं के इस विभिन्न रूपों में परिवर्तन को ही विभेदीकरण कहते हैं। हम कह सकते हैं विभज्योतक की कोशिकाओं का विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेना विभेदीकरण कहलाता है, और इन कोशिकाओं में इस विभेदीकरण के फलस्वरूप ही स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक को रचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, और यह ऊतक दो प्रकार का होता है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। आइए सर्वप्रथम पढ़ते हैं सरल स्थायी ऊतक के विषय में। वे स्थायी ऊतक जो एक ही जैसी कोशिकाओं के बने हुए होते हैं सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये प्राय रचना के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। मृदूतक, जिसको पैरेन्काइमा भी कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक अर्थात कोलेनकाइमा, और तीसरा नंबर दृढ़ोतक अथवा स्क्लेरेन्काइमा। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे मृदूतक। मृदूतक अथवा पैरेन्काइमा, जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है, मृदु। मृदु का अर्थ होता है कोमल, अर्थात यह ऊतक पौधों के कोमल भागों में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, साथ ही इनमें जो पतली कोशिका भित्ति होने के साथ ही इनमें रिक्त स्थान जो है, कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान उपस्थित होता है। यहाँ पर आप इन चित्र में देख सकते हैं कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान है, जिसको अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। हम इसको इस चित्र से यहाँ पर समझ सकते हैं। एक कोशिका, इससे जुड़ी हुई दूसरी कोशिका, यहाँ पर तीसरी कोशिका और अन्य कोशिका, बीच में जो ये रिक्त स्थान है, इन कोशिकाओं के मध्य में उपस्थित स्थान अंतराकोशिकीय स्थान होता है। इन ऊतक की कोशिकाओं में जो मुख्य इनका कार्य होता है वो है जल और भोजन का संग्रह करना। इस ऊतक की कोशिकाएं संग्रहण का कार्य करती हैं, और ये इनमें भोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के रूप में संग्रहित हो सकता है। मृदूतक कभी कभी हरित ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। हरित ऊतक मृदूतक का वह रूप है जिसमें हरित पर्णहरिम या क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये हरित ऊतक कहलाता है। इसको क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं, और इसी कारण क्योंकि इसमें पर्णहरिम क्लोरोफिल उपस्थित है तो ये इस प्रकार का मृदूतक अर्थात हरित ऊतक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन के निर्माण में भी सहायता करता है। इसी प्रकार जो जलीय पौधे होते हैं उनमें मृदूतक की कोशिकाओं के मध्य में बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं, बड़े बड़े रिक्त स्थान होते हैं या अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी होती है, और इस प्रकार वायु से भरे हुए अंतराकोशिकीय स्थान युक्त जो मृदूतक होते हैं इन्हें वायु ऊतक कहते हैं, और जिनमें ये बड़े रिक्त स्थान में वायु भरी होती है उन्हें वायु गुहिकाएं कहते हैं। बड़ी बड़ी वायु गुहिकाओं युक्त जो मृदूतक होते हैं ऐसे ऊतक को वायु ऊतक अर्थात एरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है, और जलीय पौधों में उपस्थित ये वायु ऊतक उन पौधों को जल में तैरने में सहायता करते हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं में भी स्पष्ट केंद्रक होते हैं। यहाँ अनुदैर्ध्य काट में हम देख सकते हैं बड़ी रिक्तिकाएं इनमें या रसधानियां उपस्थित होती हैं। मृदूतक के पश्चात अगर हम इसका दूसरा रूप देखते हैं, जो दूसरा प्रकार देखते हैं वो है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक को कोलेनकाइमा भी कहा जाता है। कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं भी जीवित होती हैं। ये कोशिकाएं लंबी होती हैं, और इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के कोनों पर आप ये लाल जो क्षेत्र देख रहे हैं इन चित्रों में, और यहाँ पर
अनुप्रस्थ काट में, ये अनुदैर्घ्य काट में इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के कोनों पर पैक्टिन के जमा होने के कारण ये कोशिका भित्ति इन स्थान पर मोटी हो जाती है। कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान या इनके मध्य में बहुत कम स्थान होता है या अनुपस्थित होता है। स्थूल कोण ऊतक पौधों को स्थूलता प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। यदि हम किसी हरी टहनी को मोड़ें और मोड़कर उसको छोड़ दें तो वो पुनः अपने स्थान पर आ जाती है, सीधी हो जाती है और वो टहनी टूटती नहीं है। पौधे में जो टहनी में ये लचीलापन होता है वो स्थूल कोण ऊतक के कारण ही होता है। और ये स्थूल कोण ऊतक प्राय तने की जो बाह्य त्वचा होती है उसके नीचे अधस त्वचा अर्थात हाइपोडर्मिस का निर्माण करता है। कभी कभी स्थूल कोण ऊतक में हरित लवक की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करता है। पौधों में इसका मुख्य कार्य विभिन्न भागों को लचीलापन प्रदान करना है। इस प्रकार से मृदु जो स्थूल कोण ऊतक है वो लचीलापन भी प्रदान करता है और साथ ही अगर उसमें हरित लवक उपस्थित है तो वो प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करता है और पौधे को लचीलेपन के साथ यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। तीसरा प्रकार का जो सरल स्थायी ऊतक है वो है दृढ़ ऊतक, जिसको स्क्लेरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं। दृढ़ोतक की कोशिकाएं परिपक्व होने के पश्चात प्राय मृत हो जाती हैं। ये दृढ़ होती हैं, लंबी और पतली होती हैं। ये इसके अनुप्रस्थ काट में हम इन कोशिकाओं को देख रहे हैं। अनुदैर्घ्य काट में हम देखते हैं कि ये कोशिकाएं दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। कोशिकाओं की भीतरी गुहा बहुत कम होती है क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन के जमा होने के कारण अत्यधिक मोटी हो जाती है। कोशिका भित्ति पर लिग्निन जमा होता है और कोशिका भित्ति इसके जमा होने के कारण बहुत मोटी हो जाती है। ये लिग्निन ही इन कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करती हैं। कोशिकाओं के मध्य में रिक्त स्थान भी अनुपस्थित होता है। ये पौधों के विभिन्न भागों को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करना इनका प्रमुख कार्य है। जो फलों और बीजों के कठोर छिलके में दृढ़ोतक पाया जाता है। जो इन बीजों में उनके छिलकों में या फलों के छिलकों में जो कठोरता होती है वो दृढ़ोतक के कारण ही होती है। नारियल के जो रेशे युक्त छिलके यदि आपने देखे हो वो दृढ़ोतक के ही बने हुए होते हैं। इस प्रकार से हमने ये विभिन्न प्रकार के सरल स्थायी ऊतक पढ़े हैं और इसी ऐसे ही ऊतकों की बनी कुछ विशेष संरचनाएं पौधों में पाई जाती है। आइए उनके बारे में जानते हैं, जिनमें से प्रमुख है बाह्य त्वचा। पौधों के विभिन्न भागों की बाहरी सतह पर बाह्य त्वचा पाई जाती है। ये बाह्य त्वचा जैसे फलों की बाहरी सतह, तनों की सबसे बाहरी सतह या पत्तियों की सबसे बाहर की ओर उपस्थित सतह, ये बाह्य त्वचा प्राय पौधों के भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। इनको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। शुष्क स्थान पर पाए जाने वाले पौधों की बाह्य त्वचा प्राय अत्यधिक मोटी होती है, जिससे कि ये भीतरी भागों से होने वाली जल की हानि को रोकने में सहायता करती हैं। इसी तरह पत्तियों की बाह्य त्वचा पर, जो पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर ये बाह्य त्वचा उपस्थित होती है और उन पर अनेक छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं या इस चित्र में हम देख सकते हैं। जो ये नीले रंग की संरचनाएं हैं इनके मध्य में छोटे छोटे छिद्र हैं जिनको रंध्र अथवा स्टोमेटा कहते हैं। हम कह सकते हैं रंध्र पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र हैं और प्रत्येक रंध्र यानी प्रत्येक छिद्र दो सेम के बीज के आकार की, यहाँ पर आप देखेंगे सेम के बीज के आकार की कोशिकाएं हैं और इनके मध्य में ये छिद्र है। प्रत्येक रंध्र दो सेम के बीज के आकार की कोशिकाओं के द्वारा घिरा होता है और इन कोशिकाओं को रक्षी कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। रंध्र का जो प्रमुख कार्य है वो है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना, अर्थात वायुमंडल से ऑक्सीजन और CO2
का आदान प्रदान पत्तियों पर उपस्थित इन रंध्रों की सहायता से ही होता है। इसके अलावा जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसमें भी ये रंध्र सहायता करते हैं। पौधों में जैसे जैसे वृद्धि होती है, पौधे की जैसे जैसे वृक्षों की आयु बढ़ती है, तो हम देखते हैं मुख्य तने की बाहरी सतह पर कुछ कटी फटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे छाल कहते हैं। जो छाल है वो कटी फटी दिखाई देती है। इनकी कोशिकाएं प्राय मृत होती है और इन कोशिकाओं में सुबेरिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो इनको वायुरोधी और जलरोधी बनाता है। और इस प्रकार ये छाल भी पौधों में सुरक्षा, उसके भीतरी भागों को सुरक्षित करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। जो बाह्य त्वचा होती है उसकी एक विशेषता ये प्राय कोशिकाओं के एक ही स्तर की बनी हुई होती है। कुछ विशेष स्थानों को छोड़कर ये एक ही स्तर की बनी होती है। इस प्रकार से ये हमने सरल स्थायी ऊतक के विषय में जाना। आइए अब उसका स्थायी ऊतक का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, जटिल ऊतक। जैसे कि सरल ऊतक में हमने पढ़ा कि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने सरल स्थायी ऊतक होते हैं। कभी जो ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं उन्हें जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। पौधों में जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण हैं जाइलम और फ्लोएम। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाइलम के विषय में। जाइलम एक विशेष जटिल स्थायी ऊतक है, जो क्योंकि ये जटिल ऊतक है तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ होगा। और इसमें जो कोशिकाओं के प्रकार हैं, जिन 4 विशेष प्रकार की कोशिकाओं से ये बना होता है, वो है वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे। वाहिनिका प्राय लंबी पतली कोशिकाओं की बनी हुई होती है। दोनों सिरों पर ये नुकीली होती हैं, इनको ट्रैकीड भी कहते हैं। इसी प्रकार वाहिकाएं भी नलिकाकार कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं, परंतु 2 कोशिकाओं के ऊर्ध्वाधर स्थिति में परस्पर जुड़ने के स्थान पर इनके बीच कोशिका भित्ति घुल जाती है। और इस प्रकार जब एक दूसरे से कोशिकाएं जुड़ती हैं और उनके मध्य की कोशिका भित्ति घुल जाती है तो एक लंबी नलिकाकार संरचना बन जाती है, जिसे वाहिका कहते हैं। और इन वाहिनिका और वाहिका की भीतरी खोखली गुहा में के भीतरी जो स्थान, खोखला स्थान होता है, उसी के द्वारा ही जल और खनिज का संवहन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जाइलम जो है, जाइलम में उपस्थित वाहिनिका और वाहिकाएं जल और खनिज के संवहन में सहायक होती हैं। ये प्राय मृत कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं। तीसरे प्रकार की जो जाइलम में कोशिकाएं हैं वो हैं जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मृदूतक। ये अन्य मृदूतक के समान ही इनकी कोशिकाएं होती हैं। जाइलम में उपस्थित होने के कारण इन्हें जाइलम मृदूतक कहते हैं। जैसा यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। जैसे पिछले हमने मृदूतक के जो विशेषताएं जानी, उसी प्रकार की विशेषताएं इसमें भी होती हैं और ये मृदूतक के समान ही भोजन को संग्रह करने में सहायता करती हैं। जो इसका वो है जाइलम फाइबर या जाइलम रेशे। ये दृढ़ ऊतक का बना हुआ होता है और उसी के समान ही सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार जाइलम के पश्चात हम दूसरा जो स्थायी ऊतक पढ़ने जा रहे हैं, जटिल स्थायी ऊतक, वो है फ्लोएम। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है, जो है चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर अर्थात फ्लोएम रेशे। चालनी नलिका प्राय चालनी कोशिकाओं के परस्पर जुड़ने से बनती है। इसकी कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाधर, जैसे इस चित्र में हम देखते हैं, ये एक चालनी नलिका है और इसके ऊपर
ऊपर दूसरी चालिनी नलिका ऐसे ही जुड़ी हुई होगी। ऊर्ध्वाधर रूप में ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं और दो कोशिकाएं, एक कोशिका ये, दूसरी कोशिका ये, दो कोशिकाओं के जुड़ने के स्थान पर जो कोशिका भित्ति होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों के कारण एक पट्टी जो बन जाती है उसको चालिनी प्लेट कहते हैं, जो छलनी की तरह कार्य करती है। और इस प्रकार से इन कोशिकाओं में उपस्थित कोशिका द्रव्य इस छलनी नुमा चालिनी प्लेट से छनकर आगे एक से दूसरी कोशिका में प्रवाहित होता रहता है। ये चालिनी नलिकाएं इनके साथ ही उपस्थित, इनसे लगी हुई साथी कोशिकाएं होती हैं। इनकी सहायता से पत्तियों में बने हुए भोजन के संवहन में सहायता करती हैं। इस प्रकार हम फ्लोएम का जो प्रमुख कार्य समझते हैं वो है चालिनी नलिकाओं और साथी कोशिकाओं के परस्पर सहयोग से पत्तियों में बने हुए भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन करना, पौधे के विभिन्न भागों तक इस भोजन का संवहन करना। इस तरह ही फ्लोएम में तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। फ्लोएम मृदुतक भी कहलाती हैं। ये भी अन्य मृदुतक के समान ही भोजन के संग्रह में सहायता करती हैं। चौथा ही जो इसका प्रकार है वो है फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम रेशे। फ्लोएम रेशे फ्लोएम का वह भाग है जिनके द्वारा प्राय रस्सी और वस्त्र आदि का तंतुओं का निर्माण किया जाता है। जो रस्सी हम देखते हैं वो फ्लोएम रेशे की ही बनी हुई होती है। इस प्रकार से फ्लोएम का प्रमुख कार्य और जाइलम का प्रमुख कार्य हमने जाना। जाइलम जल के और खनिज के संवहन में सहायता करता है और फ्लोएम पौधों में भोजन के संवहन में सहायता करता है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही जटिल स्थायी ऊतक संवहन बंडल में उपस्थित होते हैं और संवहन ऊतक भी कहलाते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने जाना कि ये जल और भोजन के संवहन में सहायक हैं, इसलिए जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक भी हैं। इस प्रकार से आज हमने पादप ऊतक के विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया। आइए शीघ्रता से इनको एक बार फिर से हम पुनरावृत्ति इनकी कर लेते हैं। पादप ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित किए गए हैं। प्रथम वृद्धि ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। वृद्धि ऊतक पौधे की वृद्धि से संबंधित ऊतक है, पौधे की वृद्धि में सहायता करता है, इसको विभजोतक भी कहते हैं। इसकी कोशिकाएं विभाजन के फलस्वरूप पौधे की वृद्धि करती हैं। स्थिति के आधार पर वृद्धि ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। शीर्ष, जड़ और तने के शीर्ष पर उपस्थित शीर्षस्थ विभजोतक और उनके परिधि पर उपस्थित पार्श्व विभजोतक और पर्व संधियों के नीचे पत्तियों के आधार आदि पर उपस्थित अंतर्विष्ट विभजोतक। शीर्षस्थ विभजोतक और अंतर्विष्ट विभजोतक लंबाई में वृद्धि करते हैं, जबकि पार्श्व विभजोतक पौधे के मोटाई में वृद्धि करते हैं। जो स्थायी ऊतक होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं और जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के होते हैं। सरल स्थायी ऊतक मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक तीन प्रकार के होते हैं और अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं। उसी तरह जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के, दो उदाहरण हमने उनके पढ़े, एक जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इनको हम संवहन ऊतक भी कहते हैं क्योंकि ये संवहन का कार्य करते हैं। जाइलम जल के संवहन में और खनिज के संवहन में सहायता करता है और फ्लोएम भोजन के संवहन में सहायता करता है। इस प्रकार से ये पादप ऊतक पूर्ण हुआ और नेक्स्ट अगली वीडियो में हम जंतु ऊतक के विषय में जानेंगे।